अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज काफ़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। ये भी कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब की वज़ीर आज़म से अभी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जैसे कि पहले से खबरें आ रही थी कि उन्हें शायद वजारत इत्तलात का इजाफी कलमदान भी सौंप दिया जाएगा, तो शायद कुछ ऐसी ही अनाउंसमेंट बाकायदा भी चंद सेकंड्स में आ भी जाए सामने। इसके साथ साथ ये भी अहम खबर है कि जनाब डस्का इलेक्शन के बाद दोनों तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे थे, जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, जिस तरह से इसको एनालाइज किया जा रहा है, उस पर भी बड़ी बात ज़रूरी है, क्योंकि कल जब हमने बात की थी तो अभी हतमी नतीजे नहीं आए थे, तो अब सूरत हाल वाज़े हो चुकी है। PMLN ने ये मैदान मार लिया है। और तीसरी बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का आज इजलास हुआ है, जो कि अभी जारी रहेगा शायद कल तक भी। तो वहाँ पर भी क्या सूरत हाल है, क्या अहम फैसले हुए हैं, ये भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं ज़राए के तवस्सुत से हैं कि जनाब इस्तीफ़े नहीं देंगे, PDM भी नहीं छोड़ेंगे और इसके साथ साथ मुस्ताफ़ी भी नहीं होंगे यूसुफ रज़ा गिलानी। तीन बातें तो बड़ी क्लियर हैं। और शो कॉज नोटिस जो था PDM का, वो भी उन्होंने फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तो ये चार अहम चीज़ें थी जो कि इस इजलास में हुई। अब ज़रा मेरा ख्याल है ये इसी पर सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये ताज़ा खबरें ही इधर से आई हैं। इमरान साहब, क्या आपका पीपल्स पार्टी का जो ये रिएक्शन था PDM के नोटिस के साथ, ये बनता था, एक्सपेक्टेड था, और इससे क्या मतलब लिया जाए कि आपने नोटिस भी फाड़ दिया लेकिन PDM छोड़नी भी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, पीपल्स पार्टी का जो ये रिएक्शन है बिलावल भुट्टो जरदारी का, अपने तय हो सकता है उन्होंने बड़ा मुनासिब समझ के ये किया हो, लेकिन देखिए वो अपने नाना की नकल कर रहे हैं। हाँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके फाड़े थे कागज़, लेकिन इन्होंने यहीं फाड़ के ना अपने आप को उस पाए का लीडर साबित करने की कोशिश की है। लेकिन उस पाए का लीडर बनने के लिए बड़े तदब्बुर की और बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टाइम लगेगा। बात यह है कि सिर्फ मेज़ पे मुक्का मार लेने से, कागज़ फाड़ देने से मसाइल हल नहीं होते या आप लीडर नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी का स्टांस आज जो अभी CEC की मीटिंग के बाद चीज़ें सामने आई हैं, उनमें यह है कि पहली बात उन्होंने कहा PDM हमने बनाया था, कोई दूसरा हमें कैसे निकाल सकता है। ये हमने फैसला करना है कि PDM में शामिल रहना है या निकलना है, या हमने किसको निकालना है, ये तो भूल ही जाएंगे, हम वहाँ से निकलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वहाँ पे पेशकश की कि जनाब अगर पार्टी चाहे तो मैं इस्तीफ़ा दे सकता हूँ, मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ, ताकि PDM वो बन जाए, जिस पर पूरे जितने भी मेंबर शामिल थे उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं। ये भी हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक ये भी एक प्री प्लान था, पहले से तय था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस तरह ये पेशकश करेंगे और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि ये भी एक साबित हो जाए कि हमने तो ये भी काम किया। तीसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज क्यों मुलतवी किया कल तक, वैसे क्या वहाँ कोई डिबेट हो रही थी जो फैसला कौन नहीं हो सकी, इसलिए सिर्फ इसलिए कि वो मजीद इनकी नब्ज पे हाथ रखना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, जानबूझ के कि अच्छा आज की अब कल भी करेंगे, कल दोपहर 2 बजे तक। देखें, आज तमाम टॉक शोज में उन्होंने TV स्क्रीन पे टाइम ले लिया, अब कल फिर साइकोलॉजिकली भी थोड़ा ट्रीट करते हैं। ठीक है, चलें। तो ये सारी चीजें हैं। और आपको अभी पलवशा खान जो उनकी सेनेटर भी हैं, उन्होंने एक TV प्रोग्राम में बात करते हुए जो बातें की हैं, उन्होंने कहा कि नोटिस देने का हक या इख्तियार किसी को भी नहीं है, ना एहसन इकबाल को, ना उनकी जमात को, ना PDM को। और सियासी जमातों में, सियासी इत्तेहादों में 1 सीट वाली जमात की भी वही वैल्यू होती है और 100 सीट वालों की। ये तो इनका रिएक्शन उस वक्त से ही आ रहा है जब से ये नोटिस मिला। चले, मैं हिलाली साहब से भी पूछती हूँ। हिलाली साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, PDM के साथ क्यों नहीं छोड़ देना चाहती पीपल्स पार्टी, और किस बात का इंतजार कर रही है, अगर इतने ही उन्हें शिकवे हैं PDM से? तो पहली बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, ये इक्वल पार्टीज हैं, एक को दूसरों का क्या हक बनता है शो कॉज नोटिस देने के लिए और एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए? बिल्कुल गलत बात है। ये तो ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं PPP को। बड़ा सही किया कि उसने कंटेम्पचुअसली उसको फाड़ के फेंक दिया, मगर वो नाना जो फाड़ के फेंका था ना, वो कुछ और था, वो था पोलिश रेजोल्यूशन। और पोलिश रेजोल्यूशन को फाड़ के जो उस वक्त उन्होंने फेंका था,
वो एक्चुअली उसमें एक खूबी ये थी कि उसमें शायद सरेंडर सेरेमनी की ज़रूरत नहीं होती अगर वो रेजोल्यूशन पे हम अमल करते। ईस्ट पाकिस्तान तो हाथ से चले जाता, मगर वो सरेंडर सेरेमनी और ह्यूमिलिएशन जो था वो नहीं होता। बहरहाल दैट्स अ स्मॉल, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, विनियट ऑफ हिस्ट्री, जो मैं सोच रहा था आपको इंटरेस्ट हो। मगर एक्चुअली ये जो किया है बिलावल ने बिल्कुल सही किया है, और आई थिंक कि ये लोगों को ऐसा ये नहीं देता था, इट वाज रॉन्ग कि एक फेलो पार्टी को इन लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में PDM इज़ फिनिश्ड, PDM का प्रेशर गवर्नमेंट पे ख़त्म हो गया है, और अब मेरे ख्याल में ये लड़ाई हो रही है कि तुम निकलो, हम क्यों निकलें। माने कि विच इज़ द बिगर पार्टी, हमारे पास गवर्नमेंट है, हम इसमें ठहरते हैं, ये PDM हमारा है। और मौलाना साहब इत्तेफाकन बीमार है, तो पता नहीं उनका क्या स्टैंड होगा, मगर PDM इज़ फिनिश, ये पक्का। और इनकी लड़ाई ठीक ठाक अब शुरू हो गई है और अब चलती रहेगी। इमरान साहब, अब एक दो बातें आपसे मैंने पूछनी। एक तो ये कि मौलाना साहब जो है वो जरदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, आप हमेशा इस बात को इंडोर्स करते हैं। फिर मौलाना साहब किस तरह नून लीग की बातों में आ गए और ये शो कॉज नोटिस जारी करके पीपल्स पार्टी को दूर होने की एक वजह फराहम कर दी? दूर तो वो शायद पहले ही होना चाहते थे। आपको ये किसने कहा कि मौलाना साहब नून लीग की बातों में आए? अच्छा, फिर किसकी बातों में आए? मौलाना साहब अपनी बातों में आए। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह ये है कि मौलाना साहब सरबराह PDM के, वो तो पहले ये समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी शुरू में, आपको याद है इलेक्शन के फौरन बाद उन्होंने तो कहा था इस्तीफे दे दो, वो तो समझते हैं पीपल्स पार्टी अगर उस वक्त भी ना करती तो हम फौरन इस्तीफे दे देते तो पता नहीं क्या हो जाता। मौलाना साहब अपनी गेम खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी बसात बिछाई हुई है, उसके मुताबिक चल रहे हैं। वो ना मुस्लिम लीग नून को ना ही पीपल्स पार्टी को, उन्हें जहां अपना फायदा नजर आएगा वो उसी तरफ जाएंगे। तो फिर दूसरी बात ये कि जो अभी हिलाली साहब भी कह रहे थे कि अब फिर से इनकी आपस में मुखालिफत शुरू हो जाएगी, क्या वही हम रिवायती सियासत देखेंगे पीपल्स पार्टी और PMLN की? क्योंकि बेसिकली पीपल्स पार्टी तो यही समझती है कि PMLN की वजह से उन्हें नोटिस आया है। नहीं, आप देखेंगे हल्की फुल्की मौसीकी जो है ना वो चलती रहेगी, लेकिन फिर ये जहां देखेंगे कि हमें एक दूसरे के साथ मिल के इकट्ठा होकर चलने की जरूरत है, वहां इकट्ठे भी हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये है मामला, जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है, उस वक्त तक ये हल्की फुल्की मौसीकी। फिर इसका मतलब तो यही हुआ इमरान साहब कि अब ये मुखालिफत तो करेंगे इस हुकूमत की, लेकिन गिराने वाला जो वो एक एम था इनका, उससे वो हट चुके हैं। आप कल भी कह रहे थे कि सब अब इंतखाबी सियासत की तरफ जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन्होंने देख लिया है कि गिराने वाला मामला इनका कामयाब नहीं हुआ, ये गिरा नहीं सकते, लिहाजा जब आपस में ये एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है तो ये कैसे चलेंगे? चलिए देखते हैं बाकायदा अनाउंसमेंट इस हवाले से पीपल्स पार्टी कल क्या कहती है। लेकिन अब जरा डस्का इलेक्शन की तरफ मैं आ जाऊं। हिलाली साहब, डस्का इलेक्शन में आप कह रहे थे कि जो मार्जिन ऑफ वोट्स है वो बड़ा काउंट करेगा, तो अब तकरीबन 19,800 या अगर हम राउंड कर लें इसको तो 20,000 का डिफरेंस है, लेकिन PTI के 30,000 वोट बढ़ गए हैं। वैसे आप कैसे एनालाइज करेंगे सारी सिचुएशन? करेक्ट, हाँ, गुड क्वेश्चन। और मेरे ख्याल में यही मैं सोच रहा था, मगर एक चीज़ इसमें जवाब देने के पहले आप मुझे बता सकती हैं कि नून के कितने ज़्यादा वोट्स पड़े हैं, माने कि पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? जी, उनके भी थोड़े बड़े हैं, क्योंकि फिगर्स हैं उनके 1,10,000 हैं वोट तकरीबन, और नून PTI के 92,000 हैं। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं कि लास्ट इलेक्शन पे, इस दफे इस इलेक्शन में PTI को 30,000 ज्यादा वोट्स पड़े मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही। हालांकि हाँ जी, नून को भी ज्यादा पड़े, 20,000 से उन्होंने हारे हैं, नून को भी ज्यादा पड़े जी। उनका जो था काउंट जनरल इलेक्शंस में मेरा ख्याल है वो 90s में कुछ था, 1 से ऊपर नहीं था। इस दफा 1,10,000 उनके। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये परफॉर्मेंस वाइज अगर आप मैथमेटिकली अगर कंपेयर करें तो लगता ऐसा है कि PTI हैज डन बेटर देन द जनरल इलेक्शन, मगर फिर भी काफ़ी साइजेबल मार्जिन से वो हार गए हैं। अगर आप दोनों फैक्टर्स कंसिडर करें कि दोनों के वोट्स बड़े हैं और इन्होंने 20,000 से हारा है, वैसे उधर 40 से हारे थे,
मगर उनके 30,000 ज़्यादा वोट्स हो गए। तो मेरे ख्याल में फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वो सिचुएशन नहीं। मगर इंटरेस्टिंगली इनफ ये हुआ क्यों और पीटीआई का स्टांस क्या है? देखिए क्या कह रही है बेगम अवान, वो ये कह रही है कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन जो वो कहती है बायस्ड है, उन्होंने इनको बताया कि जो इलेक्शन को अबॉर्टिव कर दिया था, जो ख़त्म कर दिया था, उसमें ये पोलिंग स्टेशंस में आपके वोट्स कम पड़े थे। तो एक तारड़ साहब एक हैं, सुना है, ये उनका कहानी है कि तारड़ साहब एक हैं जो पहुंच गए वो पोलिंग स्टेशंस माने पोलिंग एरिया में, और सुना है काफ़ी वोट तकसीम हुए, जिसको इन्होंने पॉइंट आउट किया, मगर जिसको इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ नहीं किया, माने दे अलाउड इट टू गो। ये मुझे एक रिपोर्ट मिला है उससे। ठीक है। दूसरी बात है कि आप देखिए ये इलेक्शन हो रहा था जब तरीन की सर्कस चल रही थी लाहौर में। अब तरीन साहब ने इस इलेक्शन के बीच में उन्होंने ये अपना सर्कस शुरू किया था बताने के लिए कि मैं कितना ताकतवर हूं, मगर एक्चुअली वो क्या बताया, वो ये बताया ना कि पार्टी इज डिवाइडेड, तो उसका भी इम्पैक्ट अच्छा नहीं हुआ होगा। तीसरी बात है समीना, महंगाई की, वो तो बढ़ रहा है और हर आदमी महंगाई जो भी हो, स्टेट ऑफ इकोनॉमी विरसे में इनको क्या मिला, अब 3 साल के बाद ये कहते हैं सब इनका कसूर है कि नहीं? तो मैं तो आपको लगता है कि ये फैक्टर्स हैं ख्याल में? प्लस हिलाली साहब फिर ये जनरली सीट पहले भी पीएमएलएन ही की सीट थी, तो उन्होंने अपनी सीट सिक्योर की है। और मुझे अब एग्जैक्टली याद आ रहा है कि 97,000 वोट थे इनके जनरल इलेक्शन में, और बाद में अब इनके 1,10,000 के करीब है, यानी 13,000 इन्होंने गेन किए, लेकिन पीटीआई का गेन 30,000 का है। तो इतना डिफरेंस है। अब मैं जरा यही सारी अब मैं जरा इमरान साहब से भी तज्जिया ले लूँ इस सारी सूरत हाल पे। इमरान साहब, हमें तो लग रहा था कि बहुत बड़े मार्जिन से हारेंगे, लेकिन आपको लगता है कि पीटीआई ने बहरहाल इतना ज्यादा लूज नहीं किया इसको? मुझे तो लगता है अब भी बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछली दफा पीटीआई के एक टिकट होल्डर जो टिकट लेना चाहते थे पीटीआई की तरफ से, वो अच्छे खासे वोट लेके 60,000 से ज्यादा वोट लेके तीसरे नंबर पे आए थे। इस दफा तो इलेक्शन मैदान में नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डिवाइड हुए थे उनके वोट, अगर वो पीटीआई को पढ़ते तो इनके तो 60,000 से ज्यादा वोट बढ़ने चाहिए थे। अच्छा। तो देखे ना, पीटीआई के 2 कैंडिडेट खड़े थे एक्चुअली पिछली दफा, एक वो जिनको टिकट मिल गया, दूसरे वो जिनको टिकट नहीं मिला, लेकिन वो वोट भी उनके तो फिर पीटीआई को पढ़ने चाहिए थे। अपोजिशन में होने के बावजूद अगर नॉन लीग के वोट बढ़ गए हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत के खिलाफ लोगों में एक जज्बा है। उसकी बुनियादी वजह, अगर आपने फवाद चौधरी साहब का रिएक्शन देखा हो, फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है? फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये नून लीग नहीं जीती, बिल्कुल पीटीआई हारी है, हमें अपनी सफों को सीधा करना पड़ेगा। और मैं भी ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने बहुत इस पे मुनासिब तबसरा ये किया। सही। मुझे आप ये बताएं कि बकौल फिरदौस आशी कमान साहिबा अगर वहां पे पैसे चल रहे थे तो ये हुकूमत इतनी लूली लंगड़ी है कि इनकी पंजाब हुकूमत, इनकी वफाकी हुकूमत, और वो पैसे चल रहे थे। फिरदौस आशी का शॉर्ट सुना देते हैं जिसमें वो बाकायदा आरोज को भी मुबारकबाद दे रही है, यानी वो सिर्फ पैसा चलने की नहीं बल्कि कुछ इदारे की तरफ भी उंगली उठा रही है, इलेक्शन कमीशन की तरफ। सुन लीजिए नाज़रीन। मैं यहाँ आरओ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। उनकी अनथक मेहनत, जद्दोजहद और जो उनका जज्बा था कि हर हाल में नून लीग को कामयाब करार देना है और उसको इलेक्शन जितवाना है, आखिर पीटीआई की जो जीती हुई सीट थी उसे शिकस्त में बदलने में कामयाब हुए। वैसे गवर्नमेंट्स को तो कंप्लेन करते नहीं कभी देखा ऐसा देखने में आ रहा है। यही तो मामला है, यही तो इस हुकूमत के कारनामे हैं। कैसे ऐसे वो काम है जो कभी मगर एक चीज जरूर कभी नहीं हुए। हिलाली साहब, या आप ये देखें सर, एक चीज हिलाली साहब, बस आखिरी लाइन में कह दूं, फिर आपसे एक चीज पूछ लेते हैं। बात ये है कि आप ये देखें कि आप मामले खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब की, आपकी सूबाई हुकूमत है, आपकी वफाकी हुकूमत है, और आप फिर ये कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस हुई है या तो कमाल है, कमाल है जी लाली साहब। देखिए ये भी तो याद रखें कि पीटीआई जो है वो 11 पार्टीज के खिलाफ लड़ रही है।
कुछ ऐसा भी इम्प्रेशन है कि जब नून जाता है लड़ने के लिए, ये दूसरे जो पार्टीज हैं ये उनके माने कि उनका भी जो सपोर्ट है तो वो भी शायद PMLN के तरफ जाएगा। मैं नहीं कहता कि दैट हैड अ डिसाइसिव इम्पैक्ट, मगर मैं समझता हूँ ये भी एक चीज सोचना है कि ये जब PTI लड़ती है तो 11 पार्टीज के खिलाफ लड़ रही है, इसलिए कि एक मूवमेंट था जिसमें ये सब इकट्ठे थे। लेकिन सर उसमें उनका वोट बैंक है ही कितना, ये भी तो देखना होगा ना कि जो ये डस्का का इलाका है वहां पर पीपल्स पार्टी या जो दीगर PDM की जमातें थी, JUI, FE, ANP, उनकी प्रेजेंस है ही कितनी? उन सबसे ज्यादा प्रेजेंस तो काफ लीग की है। एक जिसने सलीम बरियाल ने वहां पे पूरी सपोर्ट की PTI को। जी सर। नहीं, एक और पार्टी है वो क्या नाम है वो उसका, तहरीक लबैक की कुछ, जी तहरीक लबैक 15,000 वोट, जी 8,000 कुछ उनके वोट हैं तो हाँ, मगर इससे पहले वो जो वोट्स हैं वो तो उनके रहे। वो गए, सुना ये है कि उनको ज्यादा वोट मिले थे इन द 2018 इलेक्शन और वो कुछ डिवाइड हुए और वो गए हैं इसके तरफ, नून के तरफ। मगर दीज आर ऑल दिस थिंग इन द एंड रिजल्ट तो यही है कि PMLN इसमें ज़ाहिर जीती है। लेकिन बहरहाल आपकी भी अपनी एनालिसिस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और इमरान साहब ने अपना एनालिसिस दिया है। बहरहाल हुकूमत को ये फिक्र करने की जरूरत जरूर है कि उन्हें फौरी तौर पर महंगाई पर कम अज कम जरूर कुछ ना कुछ हल निकालना है, वरना फिर ये ना हो कि ये इनके लिए 2023 में भी यही सूरत हाल हो। अभी फिलहाल कोई और हल निकल रहा है या नहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चेंजेस बार बार हो रहे हैं। अब फिर एक चेंज की बात हो रही है, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया कि फवाद चौधरी साहब को दोबारा से वजारत इत्तलात का कलमदान देने का फैसला कर लिया गया। बाकायदा उसका अभी नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, उनकी मुलाकात भी होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है ये बार बार चेंजेस क्यों कैबिनेट में इतनी करनी पड़ती हैं खान साहब को? और फिर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसी बंदे को तो सबसे पहले आपने वजीर बनाया था, फिर हटाया ही क्यों? अगर हटाया था तो दोबारा क्यों लगा रहे हैं? तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि जब 6 चीफ सेक्रेटरीज और पता नहीं कितने IGs और क्या क्या और बदलते रहते हैं, वो क्यों हो रहा है? मगर मैं ये कहूँगा आपको कि इस कैबिनेट अजीब सा कैबिनेट है। अब देखिए, लेट्स टेक सम ऑफ द मिनिस्टर। जैदी जो है, जो मैरिटाइम मिनिस्टर है, वो मैरिटाइम के बारे में कम बोलता है मगर कराची के बारे में ज़्यादा बोलता है और पार्टी अफेयर्स में बहुत ही बोलता है। फवाद चौधरी जो है तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस का मिनिस्टर, मगर दिन रात वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम कर रहा था। शीरीन मजारी जो है, शी इज गॉट नथिंग टू डू विद फॉरेन अफेयर्स, वो फॉरेन अफेयर्स पे बोलती है, अच्छा बोलती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये एक अजीब है, कुछ लोग बोलते रहते हैं हालांकि उनका पोर्टफोलियो नहीं है, और कुछ और हैं जैसे सुमरो या क्या नाम है, और शेख रशीद के बारे में क्या ख्याल है? सुमरो का तो सुमरो साहब के बारे में वो मिसिंग इन एक्शन है मेरे ख्याल में। मैं तो एक पूछ रहा हूँ कि क्या वो मिसिंग तो नहीं, मिसिंग पर्सन की लिस्ट में तो नहीं चले गए? और फखर इमाम भी जो है, इट्स एन इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो फखर इमाम का। मैं सुनते ही नहीं है उसके बाद। तो ये एक अजीब सा है। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, आई एम सेइंग ये अजीब सा ये मामला चल रहा है। तो फिर इमरान साहब बड़े अच्छी पॉइंट उठाए हैं लाली साहब ने। मैं तो ये सोच रही हूँ फिर इमरान साहब सबसे पूछ लें उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उनको वही मिनिस्ट्री दे दें, फिर उसमें वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा देख ले बात अब क्या है। इस हुकूमत की जो हमेशा हम बात करते हैं ना, नाकामी की जो मेन वजूहात है उनमें से एक सबसे बुनियादी वजह ये है बैड गवर्नेंस। ये बैड गवर्नेंस की एक एक्सीलेंट मिसाल है। अच्छा हिलाली साहब, मुझे आप ये बताएं कि याद है आपको हमने इस प्रोग्राम में तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले ये खबर दी थी कि खान साहब ने फैसला कर लिया काबीना में तब्दीलियों का। अब देखें महीना लगा दिया उन्होंने उस पर अमल करने में, हालांकि वो फैसला तो महीना पहले करके बैठे हुए हैं। दूसरी कोविड में हम सुन रहे थे कि वो कर लेंगे। दूसरी बात, आप आज समझते हैं जी फवाद चौधरी इत्तलात और नशरियात के लिए बेहतर है। मेरी जाती राय भी ये है कि वो शायद अब तक ये चौथे मिनिस्टर हैं, लेकिन शायद इत्तलात और नशरियात में सबसे अच्छी कारकर्दगी उन्हीं की है। हिलाली साहब ने जो फरमाया था ना अभी कि कुछ बोलते नहीं तो कुछ बोलते ही रहते हैं, वो इसलिए बोलते रहते हैं कि हमारे हर दिल अजीज वजीर आजम जो हैं उनको पसंद ही वो बंदा है जो हर वक्त बोलता रहे, सही बोले गलत बोले। वो चाहते हैं अपनी पार्टी के अंदरूनी मीटिंग्स में, अपनी वजीर आजम हाउस में होने वाली मीटिंग्स में वो कहते हैं कि खींच के रखो, दबा के रखो, मुखालफों को उड़ा के रखो। लिहाजा वो पसंद ही उस बंदे को करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा
बोले। लेकिन लाली साहब, इसमें क्या आप समझते हैं कि ये सियासी तौर पे कोई गलत है? जाहिर है जब ऑपोजिशन इतनी ज्यादा बड़ी सब उनके खिलाफ है तो जाहिर है उन्हें भी अपने दिफा के लिए उतनी बड़ी टीम उतारनी पड़ती है मैदान में। शहबाज गिल साहब जैसे जो समीना, बात असल ये है कि बिल्कुल इमरान का एनालिसिस उस हद तक बिल्कुल सही है कि ये आदमी जो है ये चाहता है कि तुम डिफेंड करो, और ख़ास तौर जब पार्टी इज़ अंडर अटैक और उसके एक्शंस अंडर अटैक, जैसे ये SAPMs भुदक के आके टीवी के सामने बस लड़ने लग जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। वो चाहते हैं कि भाई तुम भी करो, और अगर अच्छा काम हो रहा है तो प्रोजेक्ट करो। ये हफीज शेख जो था, हफीज शेख देखिए जैसे भी वो था, वो मेरे ख्याल में वो इनकी तबीयत और इमरान खान की तबीयत इतनी मिलती नहीं थी, इसलिए कि महंगाई इतनी है। अब भाई ठीक है, तुम मजबूर हो, महंगाई है, प्राइसेस आर गोइंग अप, तुम्हारे पास कर्जे हैं, डेट है, ये है, मगर सामने आओ और बताओ भाई क्यों है महंगाई, महसूस करवाओ अपने पब्लिक को जिन्होंने आपको वोट दिया है कि मैं आई फील फॉर यू, मैं समझता हूं। ये मेरे ख्याल में ही वाज डिसअपॉइंटेड इमरान खान कि ये उनसे नहीं होता था। ठीक है, चलें जी, इस टॉपिक को यहीं समेटते हैं। सियासत की ये हैपनिंग्स जारी हैं, देखते हैं मजीद क्या कलियां आती हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे खास तौर पर कोरोना के हवाले से। जो ये लहर है ये भी बड़ी शदीद तर होती जा रही है, आखिर इसका हल कैसे निकलेगा, कुछ बात होगी ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से मुल्क इस वक्त नबर्द आज़मा है, और इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये लहर जो है पहली दो लहरों से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है। ना सिर्फ ये कि इसमें हमें नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ डेथ्स में भी इजाफा नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ इस दफ़ा बच्चों में भी ये केसेस नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है इस हवाले से, और ये जब लहर जारी है, इसी के दौरान वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी जारी है। वो कितना लोगों के लिए इत्मीनान बख्शा या नहीं, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हिलाली साहब से बात शुरू करते हुए, हिलाली साहब आपको क्या नज़र आ रहा है सर, कोविड की ये लहर जो है, अब आज ये भी बात हो रही थी कि मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ जो है सूबाई वज़ीर सेहत का ये कहना था यास्मीन राशिद का कि वो पेश की जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब तो हमेशा ही इस तजवीज़ के ऑपोजिट ही बात करते हैं, वो इसकी हमायत में बात नहीं करते। कैसे हल होगा मसला? देखिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते इकोनॉमिकली, मगर अगर इस पब्लिक में कोई डिसिप्लिन नहीं है, अगर मास्किंग नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है, मैं कराची की बात कर सकता हूं, और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है, और वैक्सीन्स का कोई नाम और निशान ही नहीं है। अब सुना है कि रमज़ान के बाद कुछ होगा, तो माफ़ करिए, एक ही चीज़ है जो लोगों की जान बचा सकती है, और वो है कर्फ्यू, और उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और अब तो बच्चों में भी आ रही है, बच्चों में फैल रही है। तो आई एम वेरी सॉरी कि अब आप अगर अभी भी लॉकडाउन, और नॉट लॉकडाउन जो ज़बानी यहाँ बंद है ये वो, कर्फ्यू अगर वो ना हो तो और लोग मरेंगे, और लोग मरेंगे। आई एम सॉरी बट देयर इट इज। तो ही हैज टू मेक अप हिज माइंड। बड़ी अच्छी किया है उन्होंने, आज उन्होंने बहुत सारे चीज़ें को इनिशिएट किया है, खाना दे रहे हैं लोगों को, सोने के लिए जगह मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, वंडरफुल, एक्सलेंट। मगर ये वायरस जो है, इसको इससे बचने के लिए ये सोशल डिसिप्लिन मास्किंग है, जब नहीं है तो फिर आपको लगता है कर्फ्यू होना है। इमरान साहब, आपको लगता है वो वक्त आ गया कि अब कर्फ्यू ही नाफिज कर दिया जाए? देखिए, कर्फ्यू तो नाफिज नहीं होगा यहाँ, और ख़ास तौर पे अभी आप देखें रमज़ान शुरू होने वाला है, एक दो दिनों में ही थोड़े दिन रह गए हैं, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं ये कर सकते। लिहाजा अब हल क्या है? मेरे नज़दीक तो हल है सिर्फ वैक्सीन, और वो यहाँ पे हो नहीं रहा। देखिए, ये एक तो पूरी दुनिया ने इस पे कह दिया कि इसका वैक्सीन के अलावा कोई उस तरह से हल नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में आज सबसे ज्यादा कोरोना से जो हिलाकतें हुई हैं वो आज हुई हैं। 114 लोग आज कोरोना की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। तादाद इतनी बढ़ रही है मरीजों की
जब इतनी तादाद बढ़ेगी तो फिर अस्पतालों पे दबाव आएगा, अस्पतालों पे भी दबाव, पूरी मशीनरी पे दबाव, और अब वो आना शुरू हो गया। बल्कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मसूद सादिक साहब भी मौजूद हैं, जो कि डीन है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। उनसे करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका, और आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। डॉक्टर साहब, चूंकि आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डीन हैं, तो मैं सबसे पहले ज़रा बच्चों के हवाले से ही आपसे बात जानना चाह रही हूँ। क्या सूरत हाल है? बच्चों में केसेस सामने आए हैं, क्या बहुत ज़्यादा नंबर्स है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि बच्चों में केसेस तो सामने आए हैं, और बच्चों में जो केसेस सामने अभी तक आए हैं, मैं आपको थोड़ी सी फिगर्स दे देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फरवरी में टोटल हमने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में 31 बच्चों को दाखिल किया कोरोना के कंफर्म्ड केसेस को, लेकिन वही नंबर मार्च में 51 पे चला गया। और अप्रैल में अगरचे अभी तक हमने 14 से 16 बच्चों को दाखिल किया है, लेकिन ये तादाद पिछले साल की निस्बत सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जब आप पिछले साल हमारे पास यहाँ प्रोग्राम में आए थे तो आपने बताया था कि बच्चों में एक तो ये तादाद बहुत कम थी, दूसरा उनमें इतनी जल्दी वो क्योर हो जाता था कि ख़तरनाक कोई बात नहीं होती थी। तो ये जो तीसरी लहर है, इसमें ज़रूर बताइएगा कि ये बच्चों में कितनी ख़तरनाक है। देखिए इमरान साहब, दो तरह के पेशेंट्स या दो तरह के बच्चे हम देख रहे हैं जिनमें ये ख़तरनाक हद तक जा चुका है, और हमने डेथ्स भी देखी हैं बच्चों में। पहले वो बच्चे हैं जिनको खुदा ना खास्ता पहले से कोई बीमारी होती है, जैसे बच्चे को दिल की बीमारी है या उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे, या ऐसा बच्चे जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, या वो बच्चे जो किसी दवाई के ऊपर थे। ऐसे बच्चों में जब खुदा ना खास्ता कोविड हुआ है तो उनकी अमवात भी हुई हैं, और ये इंतहाई सीरियस बात है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे बच्चों की तादाद तो बहुत सिग्निफिकेंट है जिनको कोई ना कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है। दूसरा वो बच्चे हम देख रहे हैं जिनको हम कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम या MIS-C कहते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको कोविड तो हो जाता है और कोविड से वो मुकम्मल तौर पर रिकवर कर जाते हैं, और उस वक्त एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनको कोविड हुआ है, लेकिन उससे 2 से 6 हफ्ते के बाद ये बच्चे इंतहाई सीरियस हालत में हॉस्पिटल में आते हैं, और उस वक्त इनकी अलामात भी ऐसी होती हैं कि आम डॉक्टर को अगर इसके बारे में पता नहीं होगा तो वो इजीली मिस भी हो सकता है। इन बच्चों की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, इनके जिस्म के रैश आ जाती है, इनको बुखार होता है, और खुदा ना खास्ता अगर इन टाइम इनका पता ना चले तो इन बच्चों की भी अमवात हो सकती है। तो जैसे आप बड़ों में कोविड के बाद की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो कि कई महीने चलती हैं, कई हफ्ते चलती हैं, तो बच्चों में भी इस बीमारी को हम देख रहे हैं, और अभी तक 40 से ज्यादा ऐसे बच्चे हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में देख चुके हैं जो इस पर्टिकुलर सिंड्रोम के साथ हमारे पास एडमिट हुए हैं, जिनमें एक बच्चे की डेथ भी हुई है। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अभी हम ये भी बात कर रहे थे, जैसे इमरान साहब भी अभी कह रहे थे कि वैक्सीन ही इसका ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल हल नज़र आ रहा है। आप समझते हैं कि जो हुकूमत की सिलसिले में स्ट्रेटजी है, जिस रफ्तार से वैक्सीन मिल रही है और लोगों को लग रही है, ये कोई तसल्ली बख्श है, या ये इससे फिर नया कोई क्राइसिस हम देख सकते हैं खुदा न खास्ता? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि बच्चों में तो अभी तक कोई दुनिया में ऐसी वैक्सीन नहीं है जो आप बच्चों को दे सकें, और ना ही उस पे ऊपर अभी ट्रायल्स हुए हैं। तो बच्चों में तो हम अल्टीमेटली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही देख रहे हैं, या शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि बच्चे उस तरह से अफेक्ट भी नहीं होते जैसे बड़े होते हैं। अगरचे तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, शुक्र है उसकी ज़ात का। जहाँ तक स्ट्रेटजी का ताल्लुक है, आई थिंक स्ट्रेटजी तो सही है, क्योंकि सबसे पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया, और पंजाब के हद तक तो मुझे पता है कि तमाम हॉस्पिटल्स को, तमाम एम्प्लॉइज के लिए वैक्सीन दी गई। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमने 3700 वैक्सीन एक्वायर की अपने स्टाफ के लिए, और लेकिन उसमें रिलक्टेंस पाई गई। एक अहम जो चीज़ थी कि इवन नर्सिंग स्टाफ में सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस थी, कुछ और लोअर स्टाफ में भी रिलक्टेंस थी वैक्सीन लगवाने के हवाले से, जो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तो हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हैं। तो आई थिंक स्ट्रेटजी के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटजी सही है कि आपने पहले 65 साल से बड़े लोगों को दी, फिर 60 साल से, फिर 50 साल। आई थिंक जिस स्पीड से दी जा रही है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि उस स्पीड को बढ़ाने की जरूरत जरूर है, और आई एम श्योर गवर्नमेंट उसके ऊपर काम भी कर रही है कि इसको जितना तेजी से हम कर सकें, ऑब्वियसली उससे फर्दर बेनिफिट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी ये स्ट्रेटजी और स्पीड की बात की, तो मैं ये जानूंगा कि ब्लूमबर्ग जो एक अमेरिकी इदारा है, उन्होंने जो रिसर्च की है, उनके मुताबिक तो जिस हिसाब से पाकिस्तान में वैक्सीन की जा रही है,
तो 1/2 यानी 10 साल चाहिए पाकिस्तान की 75% यानी 75% आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए 10 साल चाहिए। और अगर हम लाहौर की बात करें, सिर्फ लाहौर की, तो यहाँ पे जो वैक्सीन की सूरत हाल है, लाहौर वालों को सिक्योर करने के लिए 11 साल चाहिए। तो ये आप इस स्ट्रेटजी को अगर अच्छा समझते हैं तो फिर ये बुरी स्ट्रेटजी और स्पीड क्या हो सकती है? देखिए, आई थिंक इसको हमें ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि ये जो 70 to 75% वाली बात है, ये करेक्ट नहीं है। ये 70 to 75% तो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत इस लिहाज से है कि हमारी मेजर पॉपुलेशन का जो बल्क है वो यंग लोग हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं जहां पे 48.7% बच्चे हैं जो कि 18 साल से छोटे हैं। तो बेसिकली आधी पॉपुलेशन को तो लगनी ही नहीं है। और वो पॉपुलेशन जो ज्यादा वल्नरेबल है या जिनमें खुदा ना खास्ता इसके सीरियस होने का एहतमाल है, आई थिंक 50 साल की उम्र पे तो हम पहुंच गए हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक स्पीड को डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए और इसमें इजाफा होना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम लोगों को जितनी जल्दी हो सकता है। जफर हिलाली साहब भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि इमरान याकूब अटैक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप बड़ा अच्छी बात है। मगर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताएं इन रूरल एरियाज में क्या सिचुएशन है, प्लीज़ हमें बताएं। रूरल एरियाज में क्या इन्फेक्शन रेट कैसा है? क्या हम इसलिए वी आर नॉट कंसर्न, क्यों? गलत है कि सही है? देखिए, फॉर्चुनेटली रूरल एरियाज में पहले तो सिचुएशन बहुत बेहतर थी और जो पहली 2 वेव्स हमने देखी उसमें हार्डली रूरल एरियाज अफेक्ट हुए। मैं खुद एक पंजाब के रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं, मेरा अपना गांव है, इसलिए आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। और फिर चूंकि बीइंग मेंबर ऑफ कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, हम रोजाना इस चीज को देखते हैं। अभी भी रूरल एरियाज में सिचुएशन शहरों की निस्बत तो बहुत बेहतर है और वहां पे अभी आप ये भी कह सकते हैं कि अवेयरनेस कम है, तो शायद बेशुमार पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं चलता और उनको कोविड हुआ और आपको पता ही नहीं चला कि आपको कोविड हुआ और उसकी इग्नोरेंस में आप उसको ब्लेसिंग का नाम दे दें। लेकिन आई थिंक रूरल एरियाज में अभी भी सिचुएशन, जैसे बड़े शहरों को अगर आप देखें जैसे लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, तो सिचुएशन बहुत वर्स है। लाहौर में तो आज हम वन ऑफ द वर्स्ट डेज ऑफ लाहौर देख रहे हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आई थिंक देहातों में अभी भी हम थोड़े खुशकिस्मत हैं कि अभी बीमारी उस तरीके से नहीं गई जैसे ये जा सकती। देहात में उस तरह से नजर नहीं आ रही, शायद उसकी वजह ये भी है कि उस तरह से डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होते जिस तरह से शहर होते हैं। लेकिन इस पर हम मजीद भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक से वापस आते हैं तो कोविड की सूरत हाल के हवाले से मजीद गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, बात हो रही थी कोरोना की सूरत हाल के हवाले से और डॉक्टर मसूद सादिक साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। उनसे ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा, हिलाली साहब ने इस टॉपिक पर जब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो उनका ये ख्याल है कि एक सख्त किस्म का कर्फ्यू ही वाहिद हल है जो हमें सेफ कर सकता है, क्योंकि अदरवाइज़ तो हम देख रहे हैं कि लोग SOPs को सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? ये स्ट्रेटजी जो हुकूमत ने रखी है स्मार्ट लॉकडाउन वाली, ये सेट है या फिर सख्ती करनी पड़ेगी? देखिए, सख्ती करनी पड़ेगी। हम CAC के फोरम से ऑलरेडी ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दे चुके हैं कि कम अज़ कम लाहौर में और वो तमाम शहर जहाँ पे इस वक्त जो शरह या रेशो 12% से ज़्यादा है, वहाँ पे 2 हफ्ते के लिए एटलीस्ट कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए। आई थिंक गवर्नमेंट की ऑब्वियसली अपनी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। लेकिन एज ए हेल्थ प्रोफेशनल, एज ए बॉडी जो कि कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी के तौर पे काम कर रही है, हम स्ट्रांगली ये रिकमेंडेशन दे चुके हैं कि 2 हफ्ते के लिए कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए ताकि आप वायरस के एक साइकिल को ब्रेक कर सकें। जब आप इस साइकिल को ब्रेक करेंगे तो फिर आपकी ये जो प्रेशर है इस वक्त हॉस्पिटल्स के ऊपर, अदारों के ऊपर, चले चिल्ड्रन हॉस्पिटल तो एक सेपरेट पोजीशन में है क्योंकि हम बच्चों को डील कर रहे हैं, बाकी हॉस्पिटल्स के ऊपर इस वक्त सवेयर प्रेशर है, जैसे म्यो हॉस्पिटल है या सर्विसेज है या जितने हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो आई थिंक ये साइकिल को एक दफ़ा ब्रेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि जनरल पब्लिक अभी इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट करे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा
कि जो प्राइवेट वैक्सीनेशन है उसके हवाले से भी बड़े कंसर्न्स लोगों के सामने आ रहे हैं, कुछ उनकी कीमत के हवाले से भी बात हो रही है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या प्राइवेट वैक्सीनेशन जो लोग जा रहे हैं उस तरफ वो भी उतनी ही सेफ और उतनी ही इफेक्टिव भी है, और फिर उसकी प्राइस के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राइस का डिसीजन तो ऑब्वियसली वो है जो ड्रैप ने लिया या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया। जहां तक ताल्लुक है कि सेफ्टी और उसकी एफिकेसी की, तो ये स्पुतनिक है वैक्सीन जो कि रशियन ओरिजिन की है, और इसकी जो एफिशिएंसी या एफिकेसी लिटरेचर में है या अदरवाइज मेडिकल नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में है, तो वो 92% है। तो बहुत अच्छी इसकी इफेक्टिवनेस है और बहुत अच्छी इसकी आई थिंक एफिकेसी है। तो आई थिंक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको ये अवेलेबिलिटी है, तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो लोग अफोर्डेबिलिटी के रेंज में आते हैं और वो ये यूज करना चाहते हैं, वो बिला झिझक ये वैक्सीन उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जिस तरह के बाकी वैक्सीन्स हैं। जैसे साइनोफार्म थी जो गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर वर्कर्स में इस्तेमाल की और अभी तक गवर्नमेंट जो यूज कर रही है, या कैनसाइनो को इंपोर्ट किया जा रहा है जिसके ट्रायल्स फेज 3 ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए थे। तो आई थिंक ये जो स्पुतनिक वैक्सीन जो इंपोर्ट हुई है इज इक्वली गुड, इसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सबसे अहम सवाल कि कुछ लोगों का ख्याल है कि वैक्सीन कराने के बाद वो मादर पितर आजाद जाएंगे, जैसे मर्जी घूमे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी जरा बता दें कि वैक्सीन के बाद किस एहतियात की जरूरत है? देखिए जी, ये तो कॉन्सेप्ट में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा इमरान साहब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोगों का वाकई ये ख्याल है कि अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम इस बीमारी से प्रिवेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कोविड वैक्सीन का जो अभी तक ट्रायल्स हैं और जो अभी तक हमारे पास डेटा मौजूद है, वो ये कहता है कि आप डेथ से 100% प्रोटेक्ट हो जाएंगे, सीरियस डिजीज आपको नहीं होगी, लेकिन कोविड से आप नहीं बच सकते। तो आपने जो प्रिकॉशंस लेनी है वो उसी तरीके से लेनी है जैसे आप पहले ले रहे हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोविड होता है और आपको वैक्सीन लगी हुई थी, तो आप तो उससे बच जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट अदर फैमिली मेंबर्स, आपके बाकी दोस्त, जिस घर में आप जाएंगे तो कैरियर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब लास्ट मिनट है, हिलाली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हिलाली साहब आप पूछ लीजिए जो बात करना चाह रहे हैं, बिल्कुल लास्ट मिनट है। मैं ये डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके क्या ये जो प्राइवेटली लोग दे रहे हैं, आपको क्या पता कि वो ठीक स्टोरेज उसका हो रहा है? आपको क्या पता कि वो वैक्सीन के साथ वो हो रहा है जो होना चाहिए, जो वैक्सीन की एफिकेसी और इफेक्टिवनेस वो खराब ना हो? व्हाट आर योर प्रिकॉशंस? जफर साहब, ये अलाली साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। फॉर्चुनेटली जो वैक्सीन रशिया से इंपोर्ट हो रही है या चाइना से इंपोर्ट हो रही है, उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है -70 वाली जो कि फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन के ऊपर है। इसीलिए वो वैक्सीन अभी तक पाकिस्तान में या किसी भी डेवलपिंग कंट्री को नहीं मिली। उसकी और भी रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन ये भी है क्योंकि उसको स्टोर करना और उसकी एफिकेसी को रिटेन करना बहुत मुश्किल है। फॉर्चुनेटली ये जो वैक्सीन हमें मिल रही हैं, इनके लिए आपको -70 की जरूरत नहीं है। ये -4 के ऊपर नॉर्मल फ्रिज में इनको सेव किया जा सकता है। तो इस लिहाज से आई थिंक इनकी स्टोरेज के इशू तो नहीं है। बाकी अगर कोई डिसऑनेस्टी की बात होती है किसी लेवल के ऊपर, आई थिंक उसको आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी तक तो ये एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूशंस इसको यूज कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे इस किस्म की कोई। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, वरना हम आपसे इस पर गुफ्तगू करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त भी सेशन रखेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।